नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका का 14th चैप्टर यानी कि 14वां अध्याय। और इसको लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो ये एक कहानी के तौर पर यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है और इसमें बताया है जैसे कि आप देख रहे हैं पहलवान की ढोलक, तो कुछ कलाकारों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरे चैप्टर को हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, साथ ही पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्नों उत्तर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। चैप्टर आपका जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसमें से हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने आरोह पाठ्य पुस्तिका के आपके लगभग 13 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपकी बुक लगभग कंप्लीट ही होने वाली है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक का जो सिलेबस है वो लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर पिछले चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज यहाँ पर डिस्कस कीजिए, अपनी समस्या को रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कीजिए। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के चैप्टर को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का आरोह पाठ्य पुस्तिका का अपना 14th चैप्टर, 14वां अध्याय। और ये सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर लेखक परिचय, क्योंकि मैं आपको हर बार जैसे कि बताती हूँ कि जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो एग्जाम में जब आप किसी भी पाठ को लेकर प्रश्नोत्तर करते हैं, तो अगर कभी किसी पाठ से कोई गद्यांश आता है या कोई किसी कविता से कोई काव्यांश आता है, तो उसमें आपको सबसे पहले उसके लेखक का जो परिचय है वो आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पर लेखक परिचय से। तो लेखक, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। और तो इनके जन्म के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी विशेषता, साहित्यिक विशेषता क्या है, इनकी भाषा शैली क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले, अब जो कि अररिया के ओराही हिगना में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनका जन्म हुआ था 1921 में और उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और सन 1950 में 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान भी दिया था। इनकी साहित्यिक साधना एवं राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया था, यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहावसान हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि हिंदी कथा साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु का जो स्थान है वो प्रमुख है। तो इनकी कुछ रचनाएं जो हैं अलग अलग तरह की, वो हमने यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं, अगर आप जीवन परिचय नोट करते हैं या आप जरूरी चीजें अगर नोट कर रहे हैं, तो इतना जरूर नोट कर सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, साथ ही कुछ जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके जीवन की वो कौन कौन सी हैं। तो उन रचनाओं में कुछ हैं आपके उपन्यास। तो उपन्यास जैसे मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा
कितने चौराहे। फिर कुछ कहानी संग्रह भी हैं, जैसे ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप। कुछ संस्मरण भी इनके द्वारा लिखे गए हैं, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, ऋतु अक्षुत पूर्व। रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं, रिपोर्टाज जैसे कि मैंने आपको बताया रिपोर्ट राइटिंग। नेपाली क्रांति कथा इन्होंने लिखी है। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हैं। जितनी भी इनकी ये रचनाएं हैं, ये सब रचनाएं रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित की जाती हैं। साहित्यिक विशेषता है कि हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे, जो कि शुरुआत में भी हमने यहाँ पर बताया। इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी की, जैसे कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनकी ये भागीदारी देश के निर्माण में सक्रिय रही, दूसरी रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में भी सहायक रही। इस तरह से काफी सारी चीजें इनके बारे में और भी यहाँ पर लिखी गई हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तिका में भी दी गई हैं ये सारी बातें। तो अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर का प्रतिपाद्य विषय एवं सारांश। क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्या इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो हमारा चैप्टर है ये एक कथा के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर कुछ कलाकारों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पहलवान की ढोलक जो हमारा चैप्टर है, पहलवान की ढोलक, कहानी व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। देखिए, लोक कला कुछ ऐसी कलाएं, कुछ ऐसी चीजें जो जैसे कि हम कई बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे हमारा देश विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, तो काफी सारी चीजें, ऐसी चीजें जो ज्यादातर किससे जुड़ी हुई थी, जो ज्यादातर सामान्य लोगों से जुड़ी हुई थी, आम लोगों से जुड़ी हुई थी। एक तरह से जैसे कुटीर उद्योग हो गए या इस तरह की जो कलाएं हैं, ये कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से इनकी तस्वीर बदल गई है इस समय के साथ साथ। तो राजा साहब की जगह नए राजकुमार, राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं था। जब राजा साहब चले गए तो उनके बाद जो नए राजकुमार आए, उनका आना, उनका आकर यहाँ पर जम जाना, ये कोई सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं था कि एक व्यक्ति आया और व्यक्तिगत यानी कि एक होता है पर्सनल, कि राजा जो, अगर राजा की मृत्यु हो गई या राजा चला गया कहीं, राजा ने गद्दी छोड़ दी, तो जाहिर सी बात है जो उसका उसके कुल में जो और दूसरे लोग होंगे, आने वाली जो उसकी पीढ़ी होगी, जो उसकी आगे उसका बेटा होगा या उसका पोता होगा, तो वो राजा बनेंगे। तो इसी तरह से एक तरह से ये जो सत्ता जो चेंज हुई, वो केवल और केवल व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था सत्ता का, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह से उलट जाने और उस सभ्यता के नाम पर एकदम नई सब व्यवस्था का आरोपित हो जाने का प्रतीक है। अब देखिए, नया राजा आया है तो वो सारे जो नियम हैं, सारे कानून जितने हैं, सारे जितने अपने लॉज हैं, अपनी तरह से वो सारी चीजों को व्यवस्थित करना चाहता है, अपनी तरह से वो सारी चीजें रखना चाहता है अपने राज्य में। तो उसने केवल एक तरह से व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि केवल राजा चेंज नहीं हुआ है, बल्कि पूरी सभ्यता के नाम पे, यानी कि उस सभ्यता के नाम पे जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जमीन से जुड़ी हुई जो कुछ व्यवस्थाएं थी, वो एकदम नई व्यवस्था वहां पर आरोपित हो गई, बिल्कुल एकदम नई व्यवस्था वहां पर आ गई। जैसे यह भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है, यानी कि यह भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है। जैसे आज हमारा भारत देश, अब देखिए, भारत बहुत कम कहते हैं, इंडिया, भारत बहुत कम लोग कहते हैं इंडिया, यानी कि हम एक तरह से हम अपने आप को
मॉडर्नाइजेशन एक तरह से हो रहा है, हम अपने आप को हमारा आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदलनी चाहिए थी, लेकिन वो भी चेंज हो रही है, वो भी परिवर्तित हो रही हैं। तो इस तरह की ये व्यवस्था यहाँ पर चेंज हो गई। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने की निर्हिता की भूमि पर पटक देती है। यानी कि जो लुट्टन पहलवान था, वो एक समय लोक कलाकार के आसन पर बैठा हुआ था, यानी कि वो बहुत फेमस था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। लेकिन ये जो नई सभ्यता आई, उसने उसको पेट भरने के लिए भी हाय तौबा करने वाली एक निर्हिता भूमि पर पटक दिया। ऐसी जगह पर वो पहुंच गया जहां पर पेट भरने के लिए भी अन्न उसके पास नहीं था। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। तो एक तरह से तो अब वहां पर जहां पेट पालने के लाले पड़े हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े शौक पालना बहुत ही बड़ी बात हो जाती। जो गांव इतनी गरीबी में जी रहा है, तो उसमें अब पहलवानी का शौक कैसे रह जाता। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। कहानी के अंत में भूख और महामारी की शक्ल में आए हुए मौत के षड्यंत्र जाब अजय लट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं। इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था का मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी भूमिका क्या हो सकती है? यह पाठ ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाता है। तो इस तरह से एक तरह से आपने पाठ का प्रतिपाद्य विषय यहाँ पर पढ़ लिया है। अब आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर इस पाठ में आगे क्या होने वाला है, इस चैप्टर में आगे क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं पाठ का सारांश। पाठ का सार शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर आपका काफी लेंथी है, तो आप इसको अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। घर पर जब हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ लेंगे, तो आप एक बार घर पर इसको जरूर रिवाइज करेंगे चैप्टर को। सर्दी का मौसम था। सारांश शुरू कर रहे हैं अपनी चैप्टर का, पहलवान की ढोलक। सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। सर्दी का मौसम था और गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप चल रहा था। अमावस्या की ठंडी रात में निशब्दता थी, यानी कि कोई भी आवाज नहीं थी, कोई भी शब्द नहीं था, क्योंकि एक तरह से गांव पूरा का पूरा जो है बीमारी से भरा हुआ था। मलेरिया से, हैजे से लोग दुखी थे। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे, क्योंकि केवल अमावस्या की रात थी, तो चांद तो था नहीं और गांव में बिल्कुल अंधेरा था। और उस गांव में रोशनी का उस समय पर एक ही पुंज था, वो था आकाश के तारे। शियार व उल्लुओं की डरावनी आवाज से वातावरण की निशब्दता कभी कभी भंग हो जाती थी। यानी कि जो निशब्दता गांव के वातावरण में छाई हुई थी, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग बीमार थे, गांव के ज्यादातर लोग दुखी थे, परेशान थे, तो क्यों कोई बातचीत करता, क्यों गांव में शोर या कोलाहल होता, हल्ला होता, सभी बिल्कुल शांत थे। तो कभी कभी इस निशब्दता को तोड़ता हुआ उल्लुओं की और शियारों की आवाज बीच में आ जाया करती थी। कभी किसी झोपड़ी से कराहने की व कैं करने की आवाज, कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। सायं या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी, और यह आवाज मृत गांव में संजीवनी की शक्ति भरती थी। तो एक तरह से गांव, आपको गांव की स्थिति पूरी यहाँ पर क्लियर होगी कि किस तरह से गांव था। पूरे गांव में मलेरिया, हैजा फैला हुआ था।
उस समय ये एक महामारी थी। मलेरिया और हैजा उस समय पर महामारी हुआ करती थी। तो जब अमावस्या की रात में पूरे गांव में अंधेरा था और ज्यादातर लोग जो है, लोगों के घर से केवल या तो बच्चों के रोने की आवाज या किसी के कराहने की आवाज आती थी। ऐसे में जो पहलवान की ढोलक थी वो संध्या से लेकर, यानी कि रात शाम होने से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती थी। और ये जो मृत गांव था, एक तरह से पूरा गांव बिल्कुल सुनसान था। ऐसे में वो संजीवनी का काम करती थी लोगों के लिए। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। गांव में जो लुट्टन पहलवान था वो प्रसिद्ध था, बिल्कुल फेमस था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। 9 वर्ष की आयु थी और वो अनाथ हो चुका था। उसकी शादी हो चुकी थी। अब उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। 9 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी जो विधवा सास थी, यानी कि उसकी पत्नी की जो माँ थी, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था और 9 वर्ष की आयु में ही वो उसके माता पिता मर चुके थे और उसकी शादी भी उसी टाइम पे हो चुकी थी। तो उसकी जो विधवा सास थी, यानी कि उसकी जो पत्नी की माँ थी, कि पत्नी के भी पिताजी नहीं थे, केवल माँ थी। और अब वो उनके घर पर गाय चराया करता था, उनकी ताजा दूध पिया करता था, कसरत किया करता था और गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। और लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि गांव के लोग जो है उसकी सास को परेशान किया करते थे, उसे तंग किया करते थे कभी कभी। तो लुट्टन इन सब से बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरा अवस्था में ही पहलवान बन गया। यानी कि उसकी सास ने, जब वो 9 वर्ष का था तो उसकी सास ने ही उसको पाला। तो वो उनके घर पे गायों को चराता था, गायों का ताजा दूध पीता था, खूब सारी कसरत करता था। तो 13-14 वर्ष की उम्र में ही वो एक अच्छा खासा पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। एक बार जब लुट्टन गांव में मेला लगा हुआ था श्यामनगर में, तो वो वहां पर गया और वहां पर वो दंगल देखने लगा। पहलवानों ने की कुश्ती दांव पेच देखकर शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। पहलवानों की कुश्ती वो दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। और शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। चांद सिंह, और वह पहले बादल सिंह पहलवान का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता रहता था। श्यामनगर के दंगल शिकार प्रिय राजा, वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच रहे थे। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब जब जो शेर का बच्चा, यानी कि जिसका असली नाम था चांद सिंह, तो चांद सिंह जो था वो एक बहुत ही खतरनाक पहलवान था। उसने अभी तक काफी सारे जो पहलवान थे उनको हरा दिया था। तो इस तरह से जब अब वो अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए, यानी कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बीच बीच में वो दहाड़ा भी करता था। तो अब क्योंकि यहाँ पर इस दंगल को देखकर लुट्टन के मन में भी बहुत ज्यादा एक तरह से उत्साह उत्पन्न हो गया कि वो भी लड़ना चाहता है। तो उसने सीधे सीधे चुनौती दे दी शेर के बच्चे को, यानी कि चांद सिंह को। दर्शक उसे पागल समझते थे, क्योंकि इस तरह से कोई भी इंसान चांद सिंह से पहले तो पंगा नहीं लेता था, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक पहलवान था और उससे लड़ने का मतलब है कि अपनी जान से हाथ धो बैठना। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा। अब चांद सिंह जो था वो तो बड़ा खतरनाक पहलवान था, वो बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु उसने सफाई से उस आक्रमण को संभाला और उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने के लिए कहा। राजा जो थे उनको बहुत प्रिय थे ये सारे खेल, शिकार करना, दंगल देखना। तो उन्होंने लुट्टन को समझाया कि तुम ये मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन
लुट्टन ने लड़ने की इजाजत मांगी, लेकिन लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाजत मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक सबने उसे समझाया, यानी कि जितने भी वहां पर मैनेजर थे, सिपाही थे, सबने लुट्टन को समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि इजाजत ना मिली तो पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाएगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रहे थे। जो पंजाबी पहलवान हार गए थे उस चांद सिंह से, वो लुट्टन पर गालियों की वर्षा कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे, क्योंकि दर्शक जो है वो भी देखना चाहते थे दर्शक कि ये लुट्टन आखिर करना क्या चाहता है। तो दर्शक चाहते थे कि लुट्टन को अनुमति दी जाए। विवश होकर राजा साहब ने इजाजत दे दी। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा था। चांद ने उसे कसकर दबा लिया और उसे चित करने की कोशिश में लगा था। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ और सिर्फ वो ढोल की आवाज थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था, यानी कि राजा भी चांद सिंह के पक्ष में थे और जो जितना भी जनमानस वहां पर था वो सभी चांद सिंह के पक्ष में थे। लुट्टन के पक्ष में केवल और केवल वो बाजा जो उसका बज रहा था, वो जो ढोल वही उसके पक्ष में था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी ढोल की पतली आवाज सुनाई दी, धाक धिना तिरकट धिना, धाक धिना तिरकट धिना। इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दांव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली, क्योंकि लुट्टन जो था वो एक तरह से उसको ढोलक, ये जो ढोल बजाना था वो बिल्कुल उसको बहुत अच्छा लगता था और वो उसी को सुन रहा था, समझ रहा था और उसी पर काम कर रहा था। फिर ढोल ने फिर से आवाज दी, चटाक चट धा, अर्थात उठा पटक दे। चटाक चट धा। लुट्टन ने दांव लगाकर, जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोल ने धिना धिना धिक धिना कहा तो लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि में वाह बहादुर की ध्वनि की और तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया, फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया, यानी कि लुट्टन को अब यहाँ से लुट्टन का एक तरह से सिलेक्शन हो गया था, वो दरबार के लिए फिक्स हो चुका था। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी और राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत ना करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। उन्होंने लुट्टन को पुरस्कृत नहीं किया, कोई पुरस्कार नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, उन्होंने हमेशा के लिए उसे अपने दरबार में रख लिया। जबकि राज पंडित और मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक नहीं सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बना। अर्थात लुट्टन सिंह मैलों में घुटनों तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी पहनकर मतवाले हाथी की तरह झूमता रहता था। हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाजत नहीं देते थे। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। अब इस तरह से जो लुट्टन पहलवान था क्योंकि उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और अब उसके 2 पुत्र भी हो गए थे, 2 बच्चे उसके हो गए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी, यानी कि उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी जब उसके ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे। दोनों लड़के पहलवान थे क्योंकि पिता पहलवान हैं, तो दोनों बच्चे भी पहलवान थे क्योंकि दोनों का भरण पोषण राजा के दरबार में हो रहा था, राज दरबार में हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह
उनसे कसरत करवाता था। पहलवान उनसे भी हर रोज सुबह कसरत करवाता था और दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता था। वह बताता था कि ढोल उनका गुरु है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि वृद्ध थे तो अचानक राजा साहब की मृत्यु हो गई, वो स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार विलायत से आकर राजकाज को अपने हाथ में ले लिया। नए राजकुमार आए विलायत से, यानी कि उन राजा के जो बेटे थे वो विलायत में रहते थे। जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने वो जो पूरा राजकाज था वो अपने हाथों में ले लिया और उसने सबसे पहले पहलवानों की छुट्टी कर दी, यानी कि जितने भी पहलवान उसके महल में थे उन्होंने सब पहलवानों को महल से निकाल दिया। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। अब लुट्टन जो है वो अपने पुत्रों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा गांव के ही नौजवानों व चरवाहों को वो कुश्ती सिखाने लगा। यानी कि अब गांव वालों ने उसकी हेल्प की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शाही पहलवान था। तो सभी गांव वाले जब वो गांव में आया तो सबने उसकी हेल्प की और अब उसने गांव के जो लोग थे, जो नौजवान थे, जो लड़के थे, बच्चे थे, किशोर थे, उन सभी को कुश्ती सिखाना शुरू कर दिया। जो कुछ चरवाहे यानी कि जो कुछ गाय चराने वाले लोग पहले बाहर से आते थे उनको भी उसने कुश्ती सिखाना शुरू कर दिया। पान खाने का खर्चा गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था, यानी कि जो वो पान खाता था उसका खर्चा गांव वाले देते थे। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से जो महामारी आई हुई थी और जो गरीबी गांव में थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो जैसा राजा वैसी प्रजा। देखिए राजा बहुत ही ज्यादा बेकार था, बहुत ही खराब था, वो हमेशा अपने ऐशो आराम के लिए सोचता था, तो प्रजा कहाँ से अच्छी होगी। तो गांव वालों की तरफ से जो एक तरह से उसको हेल्प मिलती थी कि गांव के बच्चे उससे पहलवानी सीखने आते थे। तो जब धीरे धीरे से गांव के लोगों की जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है वो बढ़ती गई, तो गांव वालों ने उसके यहाँ आना बंद कर दिया। यानी कि अब वो किसी को भी कुश्ती या ढोल नहीं सिखाता था। अब वो केवल अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। गांव पर अचानक संकट आ गया। उसके दोनों बच्चे जो थे वो दिन भर मजदूरी करने जाते थे और एक बार क्या हुआ कि गांव में अचानक से एक महामारी आ गई, एक बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2 से 3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढंढास देते तथा शाम को ही घरों में घुस जाते थे। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव के अद्रध मृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी की शक्ति भरती थी, क्योंकि एक तरह से जो मृत्यु के बिल्कुल इतने करीब पहुंच गए थे, लेकिन जो पहलवान की ढोलक थी वो उनमें एक नई शक्ति भरती थी, एक नई शक्ति का संचार करती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे, क्योंकि गांव में बहुत बड़ी महामारी आई हुई थी, बहुत बड़ा ज्यादा मात्रा में जो हैजा है वो फैला हुआ था। तो एक दिन इसी क्रम में पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे, यानी कि दोनों की मृत्यु हो गई। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे और उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी सी कसरत की, फिर अपने दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। और इस घटना के बाद अब गांव वालों की हिम्मत जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा हल्के फुल्के नहीं थे, वो भी एक तरह से पहलवानी जानते थे, वो भी एक तरह से हष्ट पुष्ट थे, बलवान थे, लेकिन क्योंकि गांव की स्थिति ऐसी हो गई थी कि काफी टाइम से उनको ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा था, या काफी टाइम से बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, और दूसरा गांव में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो
आ गई थी। एक तरह से फिर रात में पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। यानी कि क्योंकि सुबह वो अपने दोनों बच्चों को नदी में बहा आया था और रात के समय फिर जब उसकी ढोलक बजने लगी, क्योंकि अब लोगों को लगा कि शायद पहलवान टूट जाएगा, शायद पहलवान अब पहले के जैसा नहीं रहेगा, पहले के जैसा ढोल नहीं बजाएगा, तो उसकी उनकी हिम्मत जो है दुगनी बढ़ गई ये देखकर कि फिर से उसकी ढोलक बजने लगी है। 4-5 दिन के बाद एक रात ढोलक की आवाज नहीं दी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पर पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल ही लेटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ है और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा दिया जाए। तो देखिए बहुत सारी यहाँ पर बातें पहलवान की जो एक तरह से मृत्यु है वो हमें बता रही है। तो कुछ देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाठ को अगर आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ना चाहते हैं तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, और बाकी इसमें देखिए पाठ से जुड़े हुए यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं काफी सारे, और उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न भी हैं। देखिए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी हैं कि आप एक पैरा ले लीजिए और उसी से कुछ इस तरह के प्रश्न बनाइए, फिर उनका उत्तर दीजिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपका गद्यांश से जुड़ा हुआ जो आपका प्रश्न आता है वो इसी तरह के प्रश्न आपके वहां पर आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे लगता है पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। बच्चों अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो अभी यहाँ पर प्रश्नोत्तर डिस्कस करने का जो समय है वो हमारा समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप घर पर कोशिश कीजिए इनको फेयर नोटबुक में करने की, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को। आप चैप्टर को एक बार स्वयं से अपने घर पर रिवाइज कर सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तिका से रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या किसी भी चैप्टर से आती है, इवन इसी चैप्टर से आती है, तो आप नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले अपनी समस्या हमारे साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे को अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।